हेलो बच्चों, आज हम लोग जो बात डिस्कस करेंगे दैट इज मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पहले आ चुका है सीबीएसई क्लास 10 का अपकमिंग जो एग्जाम है 25 फरवरी को। उसी एग्जाम रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना सारा है फिजिक्स का वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चले डायरेक्टली चले जाते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रेज। तो पहला वाला जो है बच्चों को जो हम बोलते हैं कि रे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो इमेज फॉर्मेशन है, मिरर दे दिया है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है किस पोजीशन पे रखा है, तो इसमें पहले हम एक बात बोल देते हैं। देखो यहाँ पे अगर यू बनाओगे और यहाँ पे भी बनाओगे, एकदम दिमाग में इसको सेट कर लो। यू मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन और भी हो गया तुम्हारा इमेज का पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहता है तो इमेज बनता है फोकस में, ठीक है। और इनफाइनाइट और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा देन इमेज विल बी फॉर्म इन बिटवीन f एंड 2f। क्लियर? ऑब्जेक्ट अगर 2f पोजीशन में रहेगा तो इमेज 2f में ही बनेगा, दैट इज द यूनिक पोजीशन। नेक्स्ट 2f और f के बीच में रहेगा तो देखो यहाँ पे इमेज जो है वो कहाँ पे जाएगा, 2f से इनफाइनाइट के बीच में होगा। एंड अगर ऑब्जेक्ट f में रहेगा तो इमेज इनफाइनाइट में होगा। तो देखो ये जो फॉर्मेट है इसका ऊपर वाला ये फुल रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और ये वाला आ गया यहाँ पे। सिर्फ 2f ही एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे इमेज जहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट जहाँ पे है इमेज भी वहीं पे बन रहा है। तो ये दिमाग में एकदम सेट कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड लास्ट वाला जो है ये जितना सारा था सारा का सारा रियल इमेज था। अब पोल, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है इसको हम लोग पोल बोलते हैं। मिडिल पॉइंट ऑफ दिस एपर्चर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो पोल एंड फोकस के बीच में अगर रहेगा तो इमेज क्या होगा, इमेज हो जाएगा आपका वर्चुअल। तो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एकदम सीधा सा ये है एफ फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस 2f डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट है एफ और पोल के बीच। तो इसमें रे डायग्राम फॉर्मेशन के लिए बोला है। तो कहाँ पे इमेज होगा, इमेज होगा आपका मिरर का पीछे। इमेज होगा आपका मिरर का पीछे। एक रे सीधा यहां से आएगा और दूसरा रे पोल के ऊपर गिर के इस तरह से जाएगा। तो इन दोनों का तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है हमारे बाद में। तो दोनों को अगर बैक साइड में हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेगा जहाँ पे हम लोगों को वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। बच्चों जो जो अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है इमेज फॉर्मेशन का, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का जितना सारा है वो एक बार जरूर देख के जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगा। क्लियर? इसके रिलेटेड इससे तो लिखा नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेना क्या क्या बोले हैं, ये जरूर लिख देना। मैग्निफाइड होगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैग्निफाइड होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द गिवन डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड कंप्लीट इट फॉर द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट बियॉन्ड द लेंस। तो आप देखो ये जो 2f, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया जो बोले कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स लेंस वाला क्वेश्चन आ गया, दैट इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे देखो रे कहाँ से आ रहा है, बियॉन्ड 2f मतलब 2f से भी दूर में आ रहा है। तो हम लोग पकड़ लेंगे इसको कि इनफाइनाइट से आ रहा है, और इनफाइनाइट से जो रेज आता है उसको हम लोग पकड़ लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। अब यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे मीट करेगा, वेयर। अब देखो ये जो रे है ये पैरेलल रे है। तो यहाँ पे लिखा था, तुम लोग बुक में पढ़े भी होंगे, जो सारा साल तो यही किया। अब जो जो नहीं पढ़ा वो थोड़ा ध्यान दे कि इसको देख लो। जब पैरेलल रेज लेंस के ऊपर गिरेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से ये
पास में जाएगा। मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, इसमें लिखने में मतलब ड्राइंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे स्केल देके एकदम सीधे सीधे यहाँ से करना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे और थोड़ा बेंडिंग होके ये फोकस के थ्रू में पास हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग यहाँ से ही होगा यार। जब ये डायग्राम करोगे तो एरो जरूर लगाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, दैट इज मीडियम वन एंड दैट इज द मीडियम टू, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो यहाँ पे बोला है कि लाइट बेंड क्यों होता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयरर, ये दो टर्म तुम लोग पढ़े होगे। ऑप्टिकल डेंसर डी लिखते हैं और इसको रेयरर। तो रेयरर में क्या होता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और सॉरी डेंसर में बहुत सारा प्रेजेंट रहता है, रेयरर में इसके तुलना में कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो कॉलिशन इसमें होने के चांसेस कम होता है और डेंसर में कॉलिशन चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। कहीं पे मतलब डेंसर से रेयरर में आएगा तो स्पीड इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया एंड इट टेक्स सच ए पाथ ऑफ प्रोपागेशन फॉर व्हिच टाइम टेकन इज मिनिमम। ये याद रखना जरूर कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें उसको टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए डेंसर से अगर लाइट इस तरह से पड़ रहा है तो रेयरर में ये और थोड़ा दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये अगर आई है एंड दैट इज द एंगल आर, तो इसमें क्या होगा, एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। तो ये जो बेंडिंग हो रहा है स्पीड चेंज की वजह से हो रहा है, और लाइट हमेशा उसी पाथ में जाएगा जिसमें टाइम कम लगेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एक्सप्लेन व्हाई ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। क्या बोला है कि लाइट सेंटर ऑफ कॉनकेव, एक मिरर ले लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी मिरर के ऊपर इस तरह से गिर रहा है तो वो उसी पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों, देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेयर का पार्ट था, तो उसी पार्ट को हम लोग काट लिए, ठीक है। अब स्फीयर जो होता है 3D फिगर होता है, 2D में अगर हम लोग सर्कल पकड़ लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन खींचा जाएगा ऑल आर परपेंडिकुलर ऑन द सर्कल। तो इसीलिए दैट इज द परपेंडिकुलर इंसिडेंट, परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होगा तो उसी पाथ को फॉलो करके बाउंस बैक होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। इसीलिए उसी पाथ को फॉलो करके वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। Come to the next question. What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना सारा बच्चा देख रहे हो इस वीडियो को इस अच्छे से देख लेना। +3 लिखा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर तुमको एग्जाम में -3 भी दे देगा तो -3 अगर देगा तो क्या होगा और +3 देगा तो क्या होगा, दोनों ही देख लेना, ठीक है। +3 अगर देगा तो देखो +3 लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में ये इमेज इसका साइज बड़ा होगा, क्लियर। अगर 0.5 देता मतलब आधा हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में ये आधा हो गया। +3 दिया हुआ है मतलब मैग्नीफाइड होगा, क्लियर। वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। क्या क्या बोले, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड वर्चुअल होगा तो इरेक्ट तो जरूर होगा, क्लियर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। और -3 अगर देगा तो क्या क्या होगा बच्चों, अगर -3 देगा, देखो सिर्फ साइन चेंज हुआ है, +3 हो या -3 हो, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है मतलब हाफ, 3/2, 3/2 तो 1.5 मतलब इससे ज्यादा हो गया, इस तरह का अगर नहीं होगा तो इमेज का साइज तो बड़ा ही होगा। इसमें भी मैग्नीफाइड है तो मैग्नीफाइड तो होगा ही, माइनस दिया है तो रियल होगा, एंड ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सब इसको अच्छे तरह से देख लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब द लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाज करेक्टली मेजर्ड एज। इसमें कौन सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट सीधा इसी पाथ को फॉलो करके, देखो हम मार्क कर रहे हैं, इसी पाथ को फॉलो करके निकल जाता। बट ग्लास स्लैब की वजह से यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है
और दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके यहाँ से ये एग्जिट हो गया। तो ये जो पाथ में शिफ्टिंग हुआ है, इससे जाना चाहिए था, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो दोनों के बीच डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा दिखा रहा है? दैट इज ऑप्शन सी, सी डी। ओके, come to the next question. To find the focal length of a concave mirror, Sita should choose which one of the following. देखो अच्छे से देख लो, फोकल लेंथ निकालने के लिए, एक कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए सीता शुड चूज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस जिसका वो इस्तेमाल करेगा, मतलब कौन सा प्रोसीड्योर वो चूज करेगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखो क्या कह दिया है। ए मिरर होल्डर एंड स्क्रीन होल्डर, ए स्क्रीन होल्डर एंड ए स्केल, मिरर होल्डर एंड ए स्क्रीन होल्डर एंड ए स्केल, ए स्क्रीन ए मिरर होल्डर फॉर देम एंड ए स्केल। देखो ऑप्शन जो डी लग रहा है, ऑप्शन जो डी है, स्क्रीन तो लगेगा ही, मिरर लगेगा, होल्डर लगेगा फॉर देम, इन दोनों के लिए होल्डर लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन है, हर बार में इसी तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उल्टा पुल्टा मत दाग देना कहीं पे। ठीक है, जितना ऑप्शन है, बार बार हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों जितना सारा ऑप्शन है, सारा ऑप्शन को पहले देखो, हड़बड़ी मत करो, उसके बाद तुम करेक्ट आंसर पे टिक लगाओ। तो फॉर देम एन स्केल, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ए स्टूडेंट ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ हिज क्लासरूम विंडो ग्रिल ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, विंडो ग्रिल का एक शार्प इमेज उस पर बन रहा है। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव द लेंस टू फोकस ए डिस्टेंट ट्री इंस्टेड ऑफ द ग्रिल। तो ग्रिल से भी दूर में एक ट्री है, बहुत दूर में है, तो उसको अच्छे से फोकस करने के लिए वो लेंस को किस दिशा में शिफ्ट करेगा। देखो चार ऑप्शन दिया है, पहले अच्छी तरह से देख लो। टुवर्ड्स द स्क्रीन, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखो शार्प इमेज बनाने के लिए जितना सारा चीज लगता है, एक यहाँ पे अगर स्क्रीन यहाँ पे तुम एक ड्रॉ कर लो, एक स्क्रीन यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट है ट्री का, बहुत दूर में है। तो इसको अच्छी तरह से फोकस करने के लिए ये किस डायरेक्शन में लेंस को शिफ्ट करेगा? तो लेंस को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स द स्क्रीन। ये लेंस को शिफ्ट करेगा, स्क्रीन की तरफ इसको शिफ्ट करेगा, तभी यहाँ पे शार्प इमेज फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। अगर इस दिशा में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना दूर से आ रहा है वो फोकस कहाँ पे होगा? अगर इनफाइनाइट बहुत दूर से आ रहा है, इनफाइनाइट से आके फोकस में ये इमेज बनेगा, तो स्क्रीन की तरफ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए टुवर्ड्स द स्क्रीन इसको शिफ्ट करना होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To determine the focal length of a convex lens by obtaining a sharp image of a distant object, the following steps were suggested which are not in proper sequence. देखो इसमें सारा चीज दे दिया, 1 2 3 4, चारों ही करना होगा, बट किस, मतलब एक के बाद दूसरे को किस सीक्वेंस में तुमको इसको सजाना होगा, ताकि ठीक से इसको रेडी करके फॉलो किया जाए। तो इसमें जो चीज हो रहा है, पहला वाला क्या है? होल्ड द लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस टू फॉर्म ए शार्प इमेज, सिलेक्ट ए सुटेबल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। देखो भाई, पहले जो तुमको लेना पड़ेगा वो तो थर्ड ऑप्शन, पहले ऑब्जेक्ट को अच्छे से लेना पड़ेगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को पहले चूज करो। ठीक है, हो गया। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, होल्ड द लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। अब ऑब्जेक्ट है एंड स्क्रीन है, उसके बीच तुमको लेंस को लेना पड़ेगा, दोनों के बीच। यहाँ पे तुम लेंस ले लिया और यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन हो गया, तो दोनों के बीच दो वाला हो गया। कम टू द सेकेंड पॉइंट, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस टू फॉर्म ए शार्प इमेज। अब लेंस को ठीक से एडजस्ट करो ताकि स्क्रीन जो है उस स्क्रीन के ऊपर इसका एक शार्प इमेज फॉर्म हो। एंड कम टू द फोर्थ, दैट इज द लास्ट पॉइंट, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। उसके बाद जब शार्प इमेज फॉर्म हो रहा है तो इन दोनों के बीच स्केल से डिस्टेंस को मेजर कर लो। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर?
Come to the next question. While tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab, a student tabulated his observation as given below. तो यहाँ पे देखो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ई, एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो आई दिया है पहला वाला ऑप्शन में 60 दिया, यहाँ पे 40 डिग्री दिया, यहाँ पे 60 डिग्री दिया। कम टू द सेकेंड, 50 डिग्री दिया, 36 एंड 51, देन 40, 28, 39, 30, 20 एंड 31 डिग्री। तो ग्लास स्लैब लिया, इसमें इस डायरेक्शन में लाइट का एंट्री हुआ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। देन यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा क्योंकि रेयर अर्थ से डेंसर में आ रहा है। देन अगेन यहाँ पे पड़ेगा, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होके निकल जाएगा, दैट इज एंगल ई, और ये है आर। तो यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी सेम एंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो साइन आई बाय साइन आर करेंगे, साइन आई बाय साइन आर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ये थोड़ा याद कर लेना कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और 3/2। तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है साइन आई बाय साइन आर करोगे तो साइन 30 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री, यहाँ पे ही करेक्ट ऑप्शन आता है, सिर्फ आई का वैल्यू और आर का वैल्यू। ये क्वेश्चन ना देने का चांसेस है, बट देख के जाना, अगर दे दिया तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो बैठाओगे ये सिंपली तुम्हारा 3/2 दैट मीन्स 1.5 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन 4 वाला होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? Come to the next question. A student traces the path of a ray of white light through a rectangular glass slab and marks the angles of incident, reflection R and the emergence E as shown. यहाँ पे देखो बोला है कि कौन सा ठीक से नहीं दिया है। Glass slab marks the angle of incident. Which angle or angles have not been marked correctly? कौन सा ठीक से मार्क नहीं किया। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नॉर्मल के यहाँ पे एंगल आई होता है, ये तो ठीक से नहीं दिया, आर दिया है, ठीक। अब ई भी विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, हम लोग जो भी एंगल मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल आएगा। तो ये जो आई एंड ई है ये ठीक से इसमें नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student obtained a sharp image of the grills of window on a screen using a concave mirror. His teacher remarked that for getting better results, well-lit distant object, preferably the sun, should be focused on the screen. What should be done for this purpose? Same question कुछ देर पहले ही ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सेम क्वेश्चन, देखो बोला है कि क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन सारा का सारा देख लो। मूव द स्क्रीन एंड द मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सेकंड, मूव द स्क्रीन एंड द मिरर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मूव द स्क्रीन स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिरर। मूव द मिरर स्लाइडली टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो स्क्रीन की तरफ मिरर को स्लाइडली मूव करना होगा। क्लियर? ये अच्छी तरह से जान लो। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देखो जो ऑप्शन होगा सारा का सारा ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, मूव द स्क्रीन स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर का पीछे ही तो तुम्हारा कॉनकेव मिरर दिया है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सन, मतलब इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो स्क्रीन जो है उसको क्या करेंगे? मूव द स्क्रीन स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिरर। A student obtained a sharp image of the grills of the window on a screen using a concave mirror.
His teacher remarked that for getting better results, a well-lit distance object should be focused on the screen. What should be done for this purpose? तो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? जहां पे था ऑब्जेक्ट सामने ही था, तो इमेज दूर में बना था। मूव द स्क्रीन स्लाइडली अवे फ्रॉम द मिरर। Next question, to determine the focal length of a concave mirror, a student obtains the image of a well-lit distant object on a screen. To determine the focal length of the given concave mirror, he needs to measure the distance between the, तो focal length निकालने के लिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ को निकालने के लिए किन दोनों के बीच डिस्टेंस को मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, मिरर एंड द स्क्रीन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोकल लेंथ निकालने के लिए मिरर और स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस है उसी को मेजर करना होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिवाइस एक्स ऑन ए व्हाइट स्क्रीन एस। एक्स एक व्हाइट स्क्रीन है ये वाला, इसके ऊपर इमेज बन रहा है एज शोन इन द फिगर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस, ये जो डिवाइस है इससे इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर लिखा है। Select the correct statement about the device. The device X is a convex lens and the focal length is 20 centimeter. Device X is concave mirror of focal length 40 centimeter. The device X is a convex mirror of radius of curvature 40 centimeter. The device X is a convex lens of focal length 40 centimeter. देखो जितना सारा ये क्या है कुछ नहीं लिखा है। तो पहला वाला क्वेश्चन है ये है क्या, और दूसरा वाला यहाँ पे मीट कर रहा है। तो ऑल द रेज आर कॉन्वर्ज एट एस, यहाँ पे ये कॉन्वर्ज हो रहा है मतलब मीट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में ही जितना सारा रे आता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है। और कहाँ पे कन्वर्ज करता है? बहुत दूर से आ रहा है मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आके कहाँ पे मीट करेगा? फोकस में। तो लेंस और स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द इक्वल टू द फोकल लेंथ। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी वाला, दैट इज द करेक्ट आंसर। द एक्स इज कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम्स। यहाँ पे जितना सारा दिया है अच्छे से देख लो, 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है। द डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस आर। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखो ये बुक में मार्क किया रहता है, अगर सीधा ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा तो बिना डेविएशन के सीधा पार कर जाएगा। यहाँ पे गिर रहा है, पैरेलल आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के थ्रू में जाएगा। अगर फोकस से आके यहाँ पे गिरेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और यहाँ पे आके देखो तो यहाँ से यहाँ पे फोकस से आके ये दूसरी बार फोकस से जा रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। जितना सारा है तो विच वन इज करेक्ट? 1 2 and 3, 1 2 and 3, these 3 are correct options, ठीक है। तो सी वाला है करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 5 इंसिडेंट रेज shown in the figure, find the 3 rays which are obeying the laws of refraction and may be used for locating the position of the image formed by a convex lens। तो इनमें से कौन सा होगा? देखो आज जो डिस्कस कर रहे हैं इस टाइप का ही क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। एक तो क्वेश्चन ज्यादा देख लेना, कम देख के मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ का फास्ट बोर्ड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो बच्चे देख रहे हो उससे हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो देख रहे हो उसके बगल में तुम अपना जो बुक फॉलो किए साल भर वो बुक खोल के रखो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक बार उसको देख के जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो मेजर पार्ट है फिजिक्स का, क्लास 10 का मेजर पार्ट है, क्योंकि इसी से ही मैथ
आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। बाकी दो जो चैप्टर है बहुत आसान सा है, ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तो चुटकी में हो जाएगा, थोड़ी देर में ही हो जाएगा, बहुत टाइम कम लगेगा उसको रिवाइज करने के लिए। और जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग ब्रॉड सब भी हम बोल देंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले देख लो। आउट ऑफ द 5 इंसिडेंट रेस, इनमें से ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो लॉज है उसको फॉलो करेगा। लोकेटिंग एंड यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे रे आके यहाँ पे जा रहा है 2f, बियॉन्ड 2f यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड 2f यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जितना सारा रे आ रहा है देखो अच्छी तरह से देख लो, रे जो है 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 3 तो सीधा चल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू में गए तो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। 2 जो है यहाँ पे आके, यहाँ से आके बहुत दूर से आ रहा है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो फोकस के थ्रू में वो जरूर जाएगा। एंड यहाँ से भी जो रे पास हुआ, कहाँ से पास हुआ? 4, 4 पास किया सीधा यहाँ से फोकस के थ्रू में पास किया एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है। तो 2 3 एंड 4 ये तीन तो जो रे है वो जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसको मान के चल रहा है। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर this select from the following the best setup for the tracing the path of a ray of light through a rectangular glass slab। ग्लास स्लैब के थ्रू में अगर लाइट पास करेगा तो किस तरह से उस पाथ को हम लोग ट्रेस कर पाएंगे? तो which आंसर इज करेक्ट? ओके, तो इसको अच्छे से देखो। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो पहला 1 2 3 4 करके चार ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल को ड्रॉ किए, दैट इज द नॉर्मल डॉटेड लाइन जो है। तो इसी तरह से रे आ रहा है, जितना एंगल ज्यादा लेंगे, जितना एंगल ज्यादा लेंगे उतना ही एंगल से मेजर करने के लिए सबसे प्रॉब्लम हो जाएगा। बट यहाँ पे डेंसर मीडियम में आएगा तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से आने के बाद ये टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। फिर यहाँ पे एक तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया है इनकमिंग लाइट परपेंडिकुलर एज द लाइट विल इमर्ज स्टेट एंड द रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ट्रेस, यहाँ पे अगर होगा तो नहीं ट्रेस कर पाएंगे। सेकेंड वाला जो दिया है देखो, रिफ्लेक्शन द लाइट रेज शुड नॉट बी वेरी क्लोज एंड फार फ्रॉम द नॉर्मल एट द इमर्जेंट रे डिफिकल्ट टू ट्रेस। तो बाकी दोनों में ही हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, बट ऑप्शन ए जो है दैट इज द बेस्ट। Come to the next question. In an experiment to trace the path of a ray of light through a glass prism for different values of angle of incident of incident, a student would find that the emergent ray क्या होगा? ग्लास प्रिज्म दे दिया आपको, इसमें अब क्या होगा? यहाँ पे एक तो नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंस द इमेज इज फोकस्ड द स्फेरिकल मिरर ट्वाइस,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, बेंड्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, बेंड होगा किस डायरेक्शन में, किस दिशा में होगा, बेंड्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में इसको हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस रे को आप जैसे जैसे इसको इंसिडेंट करेंगे, जिस एंगल में ये इंसिडेंट होगा उसी डायरेक्शन में वो बेंड होते जाएगा। अगर इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ये और ज्यादा बेंड होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, स्टूडेंट इज यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। In one of his observation, he may observe that when the object is placed at a distance 20 centimeter from the lens, its image is formed at। देखो यहाँ पे जो लिखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे फॉर्म किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे किया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यू हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। क्लियर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ बोल दिया, फोकल लेंथ हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, तो एफ आ गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है, तो 2f ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, 2f करोगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f में रहेगा तो इमेज कहाँ पे होगा, 2f में ही होगा। तो इमेज ऑल्सो फॉर्म एट 2f डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड इज ऑफ द सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। Come to the next. Draw a ray diagram to show the path of the reflected ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror and show the angle of incident and the angle of reflection on it। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो बच्चों फटाफट करो इसको। तो कौन सा मिरर दिया है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर दे दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब इस टाइप का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल यहाँ पे, यहाँ से रे आके यहाँ पे गिर रहा है। तो अब देखो, जो रे है पैरेलल रे यहाँ पे आके गिर रहा है, तो इसी टाइप का of light parallel to the principal axis of a convex lens। तो यहाँ पे अगर लाइट आके यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, तो इस तरह से घूम जाएगा। आप यहाँ पे रहता है फोकस एंड दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डॉटेड लाइन को हम इस तरह से खींचेंगे, एक तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे है एंगल आई एंड दैट इज द एंगल ऑफ आर। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो पैरेलल रे आया, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में, इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। तो इमेज जो है इसको अगर पीछे इस तरह से ड्रॉ मीट कराएंगे तो ये फोकस पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको बाबू एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना, कुछ भी दे सकता है यहाँ से। ठीक है, कुछ भी, कॉनकेव मिरर का एक ठो, सॉरी कॉनकेव मिरर का 6 ठो, कॉन्वेक्स का सिर्फ एक ठो, कॉन्वेक्स लेंस का 6 ठो और कॉनकेव लेंस का एक ठो। ठीक है, ये कुल मिला के अच्छे से प्रैक्टिस करके, अभी भी टाइम है, देख के जाना। Come to the next. A student traces the path of a ray of light through a rectangular glass slab for different values of the angle of incident. He observes all possible precautions at each step of the experiment. At the end of the experiment, on analyzing the measurements, which of the following conclusions is he likely to draw? इनमें से कौन सा होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। स्टूडेंट ट्रेस द पाथ, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिए एक तो, यहाँ पे वो पाथ को ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर
इस तरह से हम एक तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक तो रे इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज द एंगल आई, दैट इज एंगल आई। अब यहाँ पे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा। देन अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इस लाइन को खींचोगे तो ये हो गया एंगल ई, दैट इज द एंगल आर एंड दैट इज द एंगल, अच्छा रुको, हम ही भूल जा रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। नाउ कम टू दिस अगेन, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से पास होगा। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे जो मजेदार चीज है बाबू, एक क्वेश्चन हम पहले कराए उसमें हमको लगा कि थोड़ा गड़बड़ी है, थोड़ा मतलब है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ बोलता है, जब हम लोग इसमें डिटेल में जो जो पढ़ा है वो सब जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों ही सेम होता है ग्लास स्लैब में, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब दिस टू आर पैरेलल, ये दोनों लाइट क्या है, लाइन जो होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो यहाँ पे एंगल आई एंड एंगल ई बोथ विल बी सेम, यहाँ पे सेम होगा। तो एंगल आई एंड एंगल ई, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो यहाँ पे लिखा है, अच्छे से देखो, इन रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ऑल्सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी स्मॉलर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई होगा एंड बोथ विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि एंगल आर जो है वो डेंसर मीडियम में है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर ये जो होगा वो करेक्ट होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स ए शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट विंडो ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी, इस टाइप का क्वेश्चन करे, बार बार रिपीट हो रहा है, 2015 में फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आया। टू डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड टू गेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा मिरर हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, एक कैंडल ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया तुम्हारा विंडो, सॉरी कैंडल बोल दिया, ये हो गया तुम्हारा विंडो, दैट इज द स्क्रीन एंड दैट इज द मिरर। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो किस डिस्टेंस को तुम मेजर करोगे, किस डिस्टेंस को तुम मेजर करोगे, तो सब अच्छे से इसको देख लो। एम एस दैट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ही निकालना बोला है। तो स्क्रीन एंड मिरर के बीच, बार बार बोल रहे, स्क्रीन एंड मिरर के बीच जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि फोकस पे ही इसका शार्प इमेज बनेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकस पे ही शार्प इमेज बनेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिना झिझक के इन दोनों के बीच, स्क्रीन एंड मिरर के बीच जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. A 4 centimeter tall object is placed in perpendicular axis of convex lens. The distance of the object from the optical center of the lens is 12 centimeter. ठीक है, तो H ऑब्जेक्ट का दे दिया 4 सेंटीमीटर, क्लियर, 4 सेंटीमीटर दे दिया, ऑप्टिकल U दे दिया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब भी दे दिया 24 सेंटीमीटर में, from its screen on the other side of the lens. If the object is now moved a little away from the lens, अब लेंस से ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले जा रहे हैं, in which way towards the lens or away from the lens will he give to move, sorry, will he have to move the screen to get a sharp image of the object on it again? How will the magnification of the image be affected? दो क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि लेंस को, ये एकदम सही था, एक तो लेंस ले लिया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक तो ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस था 12 और 24 सेंटीमीटर में इसका इमेज बन रहा था, ठीक है, 24 सेंटीमीटर में
इसका इमेज बन रहा था, तो इसका डबल था वो। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि if the object is now moved a little away from the lens in which away, अब इसको थोड़ा दूर ले गए ऑब्जेक्ट को, तो अब टुवर्ड्स द लेंस और अवे फ्रॉम द लेंस विल ही हैव टू मूव द स्क्रीन। अब जो स्क्रीन है, स्क्रीन को किस डायरेक्शन में वो ले जाएगा टू गेट द शार्प इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो लेंस किस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, लेंस को किस डिस्टेंस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर लेंस से दूर जाएगा तो स्क्रीन को लेंस के सामने लाना पड़ेगा, याद रखना। ऑब्जेक्ट दूर में तो इमेज कहां बनेगा, लेंस के सामने। ऑब्जेक्ट अगर लेंस से दूर जाएगा तो स्क्रीन को सामने लाना पड़ेगा टू फॉर्म द शार्प इमेज, याद रखना। क्लियर? अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से कर देना। हाउ विल द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज बी अफेक्टेड, किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है, किस तरह से। देखो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है वी बाई यू। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ये हम लोग जानते हैं। अब देखो भी जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो इमेज भी छोटा होते जाएगा। भी तो सामने आ रहा है, स्क्रीन इस तरह से सामने आ रहा है लेंस का, तो भी क्या हो रहा है, भी यू की तुलना में ये, सॉरी, भी यू की तुलना में डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे ये होगा तो मैग्निफिकेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? Come to the next. To determine the approximate value of the focal length of a given concave mirror, you focus the image of a distant object formed by the mirror on a screen. The image obtained on the screen as compared to the object is always क्या होगा, approximate value of the focal length। अगर किसी concave mirror का approximate value निकालना चाह रहे हैं focal length का, then you focus the image of a distant object formed by the mirror on a screen. The image obtained on the screen as compared to the object is always क्या होगा, देखो laterally inverted, diminish, inverted and diminish, erect and diminish, erect and highly diminish, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कॉनकेव का बोला है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ, तो इसमें से कौन सा होगा, इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आर ऑलवेज डिमिनिश होगा, यस और नो। एंड डिमिनिश अगर होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, इन्वर्टेड इन इमेज, इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फोकस अगर निकालना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनिट, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा एंड डिमिनिश होगा। यहाँ पे इरेक्ट हो जाएगा अगर हम लोग होगा क्या है, वर्चुअल इमेज होगा तो इरेक्ट एंड मैग्निफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन योर लैबोरेटरी, देखो, an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. List 4 characteristics, nature, position, इस तरह का चीज तुमको निकालना होगा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो क्या दिया है, कॉनकेव लेंस दिया है, कॉनकेव लेंस। तो इसमें क्या क्या बोल दिया, यू दिया है 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दे दिया 30 सेंटीमीटर है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने बोला तो तुमको भी निकालना होगा यहां से, यू हैव टू फाइंड आउट भी। तो कॉनकेव का यू को तो पहले ही हम लोग माइनस पकड़ लेंगे। एफ कॉनकेव का क्या होता है, एफ फॉर द कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का ये निकालना होगा, इमेज कहां पर बनेगा, ऑलवेज कॉनकेव लेंस फ्रॉम द, किस टाइप का इमेज बनता है बताओ, कमेंट सेक्शन में देखें। एफ यहाँ पे माइनस पकड़ लेंगे तो एफ ऑल्सो माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव लेंस ले लिया,
यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, तो u and f both are in minus, then you have to apply 1 by f is equal to, come to the next question, 1 by v यहाँ पे बैठा हो, देखो an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter, list 4 characteristics, इसका सारा का सारा चीज तुमको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, कॉनकेव लेंस दिया, कॉनकेव लेंस दे दिया। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ऑलवेज इट फॉर्म द वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, तो u इक्वल्स टू, हम लोग पहले पकड़ लिए इसको, -15, f इज इक्वल टू -30, ये अच्छे से देख लेना, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -30 हो गया, देन हम लोग जानते हैं, इसको फॉर्मूला में बैठा 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई यू। तो फॉर्मूला में बैठा तो -1/30 हो जाएगा, -1/15, देन -2 + 1 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा 30, तो -3/30 दैट मीन्स 10, दैट v इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शोज क्या कर रहा है, इमेज इज फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट था, अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट था तो उसी साइड में इमेज बन रहा है ऑफ द कॉनकेव मिरर, दस नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, किसके लिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज डी, सारा मिरर, जितना सारा मिरर है सबके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करेक्ट होगा, फॉलो करेगा। When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is कौन सा होगा, देखो फोकस में, kept within the focus of a concave mirror, concave mirror के फोकस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए, एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है। दिस इमेज कौन सा होगा, फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑलवेज इट विल बी द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल होगा, ये तो होगा ही होगा, एंड इट विल बी द इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर बिहाइंड द मिरर मतलब जिस डायरेक्शन में मिरर है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसका ऑपोजिट साइड में बन रहा है, तो ऑलवेज इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज्ड, सोलर कुकर, ए rear view mirror in vehicle, safety mirror in shopping malls, in viewing full size image of distant tall building, किसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द, किसमें, कौन के मिरर को कहाँ यूज किया जाता है। देखो इसमें जो क्वेश्चन है अच्छे तरह से देख लो, सब अच्छे तरह से इसको पढ़ लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए, सोलर कुकर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जाओ उठो, जाओ जाओ जाओ। What do you do? A student wants to obtain magnified image of an object AB as on a screen. Which one of the following arrangement shows the correct position of AB from him her? ठीक है, तीन में से कौन सा ऑप्शन, देखो 2021 में आया था क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2f और f के बीच अगर ऑब्जेक्ट है दैट इज द पैरेलल, तो इसका तो रिफ्लेक्शन होगा ही, और एक तो जाएगा सीधा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू में। तो यहाँ पे जितना सारा है अच्छी तरह से देख लो, 2f एंड फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट है,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shows, the optical device is likely to be, देखो लाइट जितना सारा है डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज अगर करेगा तो इनमें से कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द कॉन्वर्जिंग, तो कॉनकेव लेंस इज द diverging, so that is the correct answer. Come to the next question. A ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1.50, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters the medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then एयर से आया था, एयर में ही चला गया। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लिस्ट, किन में लाइट का बेंडिंग सबसे कम हो रहा है? तो यहाँ पे देखो तीन ठो मीडियम ले लिया, दैट इज मीडियम ए बी एंड सी। ये इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो लाइट किस डायरेक्शन में, देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। A ray of light starting from air passes through medium A2 refractive index 1.50, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least, सबसे कम होगा? तो यहाँ पे तीन ठो मीडियम दे दिया, ए बी सी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ईआर क्या है? 1.50, दैट इज 1.33। नाउ इन दोनों के बीच और इसके बीच होगा 2.42। तो देखो इससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, इसके बाद कंपेयर टू ए टू बी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। देन अगेन कंपेयर टू बी एंड सी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 2.42, तो ए भी ज्यादा है। तो लाइट जब मीडियम ए से बी में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? चेंज, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो रेयरर से डेंसर में गया था, फिर डेंसर से रेयरर में आ रहा है। तो ए टू बी में बेंडिंग विल बी लिस्ट, ए टू बी में बेंडिंग विल बी लिस्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, यहां से यार से इस मीडियम में घुसा तो उसका 1.5 था, फिर ए से बी में गया तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.33, मतलब इसमें क्या होगा? इसका बेंडिंग सबसे कम होगा ए और बी के बीच। फिर बी से जब सी में गया तब उसका बेंडिंग हो गया 2.42, यही लिखा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफ दिस रे एमर्ज आउट इन एयर फ्रॉम सी, देन बेंडिंग ए और बी के बीच सबसे कम होगा। Come to the next question. For the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specification. देखो साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1, इसमें क्या होगा? इमेज जो फॉर्म होगा उसका अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में है। तो पोल और फोकस के बीच में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर किए थे, तो इमेज जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरिक्ट होगा एंड मैग्निफाइड होगा। तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव एंड मोर देन 1, magnification will be positive and value will be more than 1, that means option B is the correct answer. Come to the next question. If a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of this lens, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ये सारा का सारा दे दिया, मतलब फोकल लेंथ कुछ नहीं बोला है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग जितना सारा चीज है उसको मेजर करते हैं, दैट मीन्स फोकस का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो पावर मांगा है P इज इक्वल टू, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे बच्चे? ठीक है, कौन सा चीज तुम लगाओगे?
तो वी नो दैट P इज इक्वल टू 1/f। बैठा तो यहाँ पे जब सेंटीमीटर में वैल्यू रहता है, इसको अच्छी तरह से देखना, तो 100/20 होता है। दैट मीन्स 5 प्लस 5d डायप्टर। तो करेक्ट आंसर इज प्लस 5d। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of curvature of converging mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? Virtual image कहाँ पे फॉर्म होगा बच्चों? देखो इसको अच्छे तरह से। The radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. Radius of curvature दे दिया 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? तो देखो ये दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f का वैल्यू दे दिया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। ये अच्छे से देखना, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है बाबू, 1-2 दिन में ये देख लो। c इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो यहाँ से f का वैल्यू निकाल लो, 15 सेंटीमीटर हो गया। क्या क्या बोला है? वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, कॉन्वर्जिंग मिरर का, कॉन्वर्जिंग मिरर का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो वर्चुअल इमेज वहां पे ही फॉर्म होगा जहां पे, तो कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर बोल दिया? कॉन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में कौन सा चीज होगा? कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में सिमिलरिटी है बहुत सारा। इस बात का अभी तो बातचीत नहीं करेंगे, तुम लोगों का कल परसों ही तो एग्जाम है। तो जब इससे कम, अगर डिस्टेंस विल बी लेस देन 15 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन ये एक वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा। कम टू द नेक्स्ट। ए कॉन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है इसका? 3 है। which can be taken on a screen if the focal length of the lens is, f दे दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, u को मांगा है, ठीक है, u तुमको निकालना है। ऑफ द लेंस क्या होगा? क्या होगा बच्चों? करो इसको, देखिए करो, आंसर क्या होगा बोलो, क्या होगा? तो पहले तो बात है, क्या दिया है? कॉन्वर्जिंग लेंस दे दिया। तो कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो मैग्निफिकेशन विल बी माइनस, देन -3 इक्वल्स टू क्या होगा? v/u। तो v का वैल्यू होगा -3u। u को ढूंढना है, तो अब बैठाओ किस तरह से करना है। देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है। तो v की जगह पे क्या बैठाओगे? -3u माइनस u इज इक्वल टू 1/f। बेटा तो इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, वैल्यू आएगा -40 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैंडल ले लिया। Which of the following statement is not true in reference to the diagram shown above? Image form is real, ठीक है, कहां पे है? ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? ये है फोकस और ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या बोले? 2m में है। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अच्छे से देख लो। Image is formed at a distance equal to the double of the focal length. Image is formed is enlarged. Image formed is real. तो इनमें से नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है? हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। नॉट ट्रू। इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ याद रखना, सिर्फ एक ही पोजीशन पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी मतलब वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। तो इनमें से इमेज फॉर्म इज रियल, करेक्ट है। इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड, इमेज इनलार्ज होगा? इमेज एनलार्ज होगा? नहीं होगा।
इमेज एनलार्ज नहीं होगा क्योंकि ये 2f डिस्टेंस में है, तो 2f डिस्टेंस में ही इमेज बनेगा एंड दैट विल बी द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, वही 3 मीडियम वाला क्वेश्चन दिया है। θ1, θ2, θ3 सारा का सारा चीज यहाँ पे दे दिया। इन द गिवन डायग्राम शोन अबव n1, n2, n3 तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया है। आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केसेस? इनमें कौन सा करेक्ट है? ठीक है, n1, n2, n3 तीनों चीज दिया है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, n1, n2, n3 तीनों चीज यहाँ पे दिया है, मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3। तो यहाँ पे देखो θ1 दैट इज द एंगल, ये वाला है θ2, तो n1 इक्वल्स टू क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो θ1, θ2, θ3 तीनों चीज यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे θ1 सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन θ2, दैट इज ग्रेटर देन θ3। तो इस तरह का अगर हो जाएगा तो एक बात याद रखना, ठीक है, ये उल्टा होगा, देन θ3 will be greater than, sorry, n3 will be greater than n2 greater than n1। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही कम होगा। तो यहां से देखो n3 will be greater than n2 and n1, तो डेफिनेटली n3 will be greater than n1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. The refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? क्या क्या होगा? अच्छी तरह से देखो इसको। देखो, मीडियम ए एंड बी का मांगा है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n इक्वल्स टू c बाय v, तो v इक्वल्स टू होगा c बाय n। तो c मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे दिया है 1.5, ये हो गया ए मीडियम का। कम टू द मीडियम बी, सेम c बाय, ये n ए लिख दे रहे हैं, ये एन बी होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 1.33। बैठा दो, ये कर लो, कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म कितना होगा? कितना होगा बाबू? करो देखे इसको, सब करो। देखो, इसमें फोकल लेंथ दे दिया, एफ दे दिया 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा एक बात बोल दे, जब जब भी मैथ देगा तो पहले गिवन डाटा क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के वो पहले लिख लेना, और क्या ढूंढा है उसको क्वेश्चन मार्क देके रखना। फिर यूनिट चेक कर लेना सेम यूनिट में है कि नहीं है, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला में फिर उसको बैठाओ, कैलकुलेट करो, निकल जाएगा, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना दिया है? u का वैल्यू दिया है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर बोला है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, तो इसमें इसको बैठा दो, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। देन हाइट बोला है 4 सेंटीमीटर, h इज 4 सेंटीमीटर, then you have to apply the mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू बैठाओ, क्या बैठेगा? 1 by v is equal to 1 by u,
माइनस 1/1/f प्लस 1/u आ रहा है, तो 1/f यहाँ पे वैल्यू बैठा दो, ठीक है, इसको छोड़ो, 1/10 माइनस होगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/30 सेम आएगा 30, 3 + 1 4/30, तो v इज इक्वल टू आएगा, सॉरी 30/4, v इज इक्वल टू होगा 30/4, दैट मीन्स 15/2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस v/u, बैठाओ h डैश बाई h जो होता है, फॉर्मूला बैठा दो, h डैश इक्वल्स टू h इंटू m आएगा, तो इसमें क्या आया, m के जगह पे माइनस v/u है, माइनस v/u, तो v का वैल्यू आया 15/2 और u का वैल्यू है कितना, यहाँ पे माइनस है, -15/2 -30 कट गया, 4 कट गया 1, तो मैग्निफिकेशन विल बी 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मेजर्ड चीज है, या इसी में मैथ आएगा ही आएगा, और इसमें बहुत सारा चीज है जो तुमको अच्छी तरह से देखना है। तो चलो बिना बात किए चले जाते हैं उसी के ऊपर। आउट ऑफ 60 watt and 40 watt lamps, which one has higher electrical resistance when in use? जब इसको यूज करेंगे तो इनमें से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? तो हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू, देखो जितना सारा फॉर्मूला है पहले ही याद रख लेना, तो v² r आता है, ठीक है, P इज इक्वल टू v²r आता है, ये यहां से आया। अब रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, v²/p 60 वाट हो गया, ठीक है, ये R1 कर लेते इसको, और R डैश इक्वल्स टू आएगा v²/40। तो कौन ज्यादा है, देखो नीचे किसका ज्यादा है, 60, और ये 40 है, तो इसका ज्यादा है, मतलब इसका वैल्यू कम आएगा, और ये कम है तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, देन आर विल बी ग्रेटर देन दिस, मतलब जिसका 40 वाट है उसका रेजिस्टेंस 60 वाट से ज्यादा है। Come to the first question. Out of 60 watt and 40 watt lamps, which one has higher electrical resistance? तो बाबू देखो, पहला इसका जो फॉर्मूला है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, P इज इक्वल टू वी आई। अब I को अगर V/R में कन्वर्ट कर देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में था आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बैठाओ, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V²/R। तो पहला वाला जो लैम्प है 60 वाट का, तो इसको फॉर्मूला बैठाएंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू V²/P। तो P जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा, और P जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम लिख कर रखे, R डैश इक्वल्स टू V²/60 आ रहा है, नीचे जितना ज्यादा उसका वैल्यू उतना कम, और नीचे जिसका जितना कम उसका वैल्यू उतना ज्यादा, तो R डैश डबल डैश मतलब 40 वाट लैम्प का रेजिस्टेंस 60 वाट लैम्प से ज्यादा होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट? गैल्वेनोमीटर का सर्किट में क्या काम है?
देखो गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी एक सर्किट में तुम एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिए तो इसका जो कांटा है ना, यहाँ पे जो सुई है वो रिफ्लेक्ट होगा, जब भी करंट पास होगा तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा। तो इसके वजह से हम लोग जान पाते हैं, बहुत छोटा से छोटा अमाउंट जो भी होता है लेबोरेटरी में जितना सारा है, मिली एम्पियर करंट का भी ये फनक हम लोगों को चल जाता है जब ये गैल्वेनोमीटर का जो कांटा यहाँ पे ये अगर डिफ्लेक्ट होगा तो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट वी शुड यूज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सब्सटेंस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, देखो अच्छे से चार ऑप्शन को देख लो। वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूसेस, सब्सटेंशियली। चार ऑप्शन देख लो, वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सब्सटेंशियली, इंक्रीजेस हेवीली। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा, देखो शॉर्ट सर्किट जब होगा तो इंक्रीजेस हैवीली, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करंट पास होगा, तो इंक्रीजेस हेवीली, दैट इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, टू bulbs 100 watt and 40 watts are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere and the current through the 40 watt bulb will be, कितना करंट फ्लो होगा इसमें, ये तुमको निकालना है। ठीक है, ये तुमको यहां से निकालना है बाबू। तो यहाँ पे देखो कौन सा चीज दिया है, अच्छे तरह से पहले देख लो। तो P इज इक्वल टू वी आई, हम लोगों का फॉर्मूला तो वही है, सब जानते हो। यस और नो? तो यहाँ पे जो अलग अलग दो ठो चीज दिया है, एक है 100 वाट का और दूसरा है 40 वाट का। द करेंट थ्रू द, ये यहाँ पे दे दिया सीरीज में है, तो करंट जो है सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक बात याद रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट जो है आई विल बी कांस्टेंट, आई सेम रहता है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जितना रेजिस्टेंस तुम लगाओगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एंड इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो इसके सीरीज में लगा है 100 वाट एंड 40 वाट अगर है तो 1 एम्पियर करंट इसमें भी जा रहा है, 1 एम्पियर करंट इसमें भी जा रहा है, दैट इज द 100 वाट बल्ब एंड दैट इज द 40 वाट बल्ब। तो करंट विल बी सेम, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, two LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current through the 12 watt bulb is 0.06 ampere, same question 6 ampere के यहाँ पे देखो 2023 में दिया है। ठीक है, तो 6 वाट बल्ब के यहाँ पे भी सेम करंट फ्लो होगा, 0.6 एम्पियर है तो 0.6 एम्पियर ही न बहेगा। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो है दैट इज बी, 0.06 एम्पियर ही होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं आर, ये आधा हो गया, मतलब आर डैश इक्वल्स टू आर बाई 2 हो गया। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बी, क्या होगा? बहुत सिंपल, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन दिया, ए इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, पकड़ लो। रेजिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, तो क्या होगा इसमें चेंजेस क्या होगा, रेजिस्टेंस आधा हो गया तो हीट प्रोडक्शन भी आधा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि करंट, अमाउंट ऑफ करंट, बाकी जो है आई एंड आर सेम है, सॉरी आई एंड टी सेम है, तो रेजिस्टेंस आधा हो गया तो हीट एच डैश इक्वल्स टू होगा आई स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो हाफ ऑफ आई स्क्वायर आर टी आ रहा, मतलब एच बाई 2 होगा। तो दैट इज द
आंसर। Okay. A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से खींचे के इसका जो लेंथ था वो डबल हो गया, लेंथ इसका डबल हो गया। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो, द लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम रहेगा, ये मेंशन करने वाला पॉइंट है। इसमें अगर ये वाला दे दिया देन इट विल बी द आर जो होगा आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा डबल होगा। एज वी नो आर इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए है हम लोगों का फॉर्मूला। तो रो तो फिक्स रहेगा, ए भी फिक्स्ड है, तो एल अगर डबल होगा तो टू आर होगा। और अगर इसको खींचने से इसका चेंजेस आ जाएगा देन लेंथ डबल और ये भी चेंज होगा। ये अभी तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, तो इसमें से सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of current I flowing through a given resistor of resistance are the corresponding values of potential difference across the resistor। सारा चीज यहाँ पे दे दिया V वर्सेस I का ग्राफ। ठीक है। तो अगर इधर V है तो इस साइड में आएगा तुम्हारा I। तो V दे दिया 0.5, यहाँ पे इधर मार्क कर लेते हैं। प्लॉट द ग्राफ एंड द पोटेंशियल डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो पहले ये जो चीज हम लोग जानते हैं, एक के हिसाब से दूसरे को यहाँ से हम लोगों को खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल लाइन यहाँ पे 1 2 3 करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ करंट flowing through a given resistor of resistance R for the corresponding values of potential difference V across the resistor are as given below। दिया है plot a graph between current and potential difference V and determine the resistance। तो पहले क्या करोगे बाबू, बहुत सिंपल सा चीज है, सारा चीज हम नहीं करेंगे। इधर V और इधर I, इस साइड में आएगा I। क्लियर। अब एक के बाद दूसरा V के क्रॉसपोंडिंग में I का जो वैल्यू होगा वो पॉइंट आउट करके लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर। ठीक है। एकदम ओरिजिन से इसको खींचोगे स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ से ग्राफ से ही हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी एक तो पकड़ लो, यहाँ पे ले लो। तो R इक्वल्स टू होता है V बाई आई। तो V का वैल्यू बैठा दो 1.5 है और इसका है 0.3, पॉइंट उठ गया, हो गया 5। तो 5 ओम इज द रेजिस्टेंस का वैल्यू, 5 ओम इज द रेजिस्टेंस। ठीक है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। द स्टूडेंट प्लॉट्स VI graphs for 3 samples of nichrome wire with resistances R1 R2 R3। choose from the following the statement that holds true for this graph। इसमें से देखो जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट जाएगा। अब ये जितना एंगल मतलब टूवर्ड्स आई की तरफ
ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, आई का जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इसके तरफ जितना रहेगा एंगल, जितना इसका कम होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू भी, जो एक्स एक्सिस है उससे जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा उसमें अमाउंट ऑफ करंट उतना ही ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये जितना बेंड होके रहेगा टुवर्ड्स भी, उसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही ज्यादा। दैट मीन्स R2 विल बी ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। कौन सा ऑप्शन है देख लो, R2 ग्रेटर देन डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the VI graph for for a resistor as shown in the figure and prepare a table showing the values of I in corresponding to four different values. Find the value of current for V is equal to 10 volt। ठीक है, करंट का वैल्यू निकालना है जब इसका V का वैल्यू होगा 10 वोल्ट। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ। बहुत सा सिंपल सा चीज है, V 10 है, V अगर 10 है, देखो यहाँ पे वोल्ट, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो पहले देख लो। ठीक है, लीनियर ग्राफ है, तो जब वोल्ट है 8, करंट है 5, तो जब वोल्ट रहेगा, वोल्टेज रहेगा 10, देन अमाउंट ऑफ करंट विल बी 5, क्योंकि रेजिस्टेंस विल बी सेम, V बाई आई कर लो, यहाँ पे आएगा 8/4 इक्वल्स टू 2 ओम। तो जब 10/5 आएगा तब भी 2 ओम ही आ रहा है। देन वोल्टेज, व्हेन द वोल्टेज इज 10 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ करंट विल बी 5 एम्पियर। क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 2 ओम, यहाँ से ही निकाल दिए। ठीक है, come to the next. A cylindrical conductor of length I and uniform area of cross-section A has resistance R. The area of cross-section of another conductor of same material and same resistance, but the length 2L is, resistance कितना होगा। ठीक है, तो R इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं रो इंटू एल बाई ए। देखो बेसिक सा चीज है। ठीक है, हैंड राइटिंग कितना खराब हो रहा है। R डैश इक्वल्स टू क्या होगा, रो इंटू 2L/A बैठा दिए, बाबू डबल हो जाएगा, रो इंटू L/A, बहुत आसान सा चीज है, 2R। तो R डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2R। क्लियर, बाकी सब चीज देखो सेम लिखा है, सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट द लेंथ इज 2R। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट द लेंथ 2L इज। अच्छा, उल्टा दे दिया। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ, देखो लेंथ दे दिया इसका, लेंथ हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गया तुम्हारा L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया तुम्हारा A, अब रेजिस्टेंस R। तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला है रो इंटू L/A, पहले इसको लिख दो। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो हम पकड़ लिए उसका रेजिस्टेंस है R डैश, रो सेम मटेरियल बोला है तो रो तो सेम ही होगा, एंड लेंथ हो गया तुम्हारा 2L, और इसका कोसेक्शन हो एरिया हो गया A डैश। ठीक है, तो A डैश क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, R इक्वल्स टू R डैश है, तो रो इंटू L/A हो गया इक्वल्स टू रो इंटू 2L/A डैश कर दिए, रो कट गया, L कट गया। ठीक है, तो A डैश इक्वल्स टू आएगा 2A, कोसेक्शन एरिया विल बी डबल, कोसेक्शन एरिया विल बी
डबल। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but length 12 क्या होगा? दोनों में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो अगर लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। दूसरी बात बोल रहे हैं, एक और कंडक्टर दिया है उसका लेंथ 2L है, रेजिस्टिविटी भी रो है, और पकड़ लिए कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश है, उसका रेजिस्टेंस R डैश पकड़ लिए। एज पर क्वेश्चन R इक्वल्स टू R डैश है, तो दोनों का जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे। देखो रो रो कट गया, एल एल कट गया, 2 है, 2 बाई ए डैश इक्वल्स टू 1 बाई ए, तो ए डैश इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू ए। मतलब अगर सेम रेजिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका लेंथ डबल है, देन कोसेक्शनल एरिया ऑल्सो भी डबल। ठीक है, लेंथ 2L ऊपर है और नीचे तो 2A होना पड़ेगा, तभी ना 2 2 कटेगा, तो A डैश इक्वल्स टू 2A होना पड़ेगा। क्लियर? Come to the next. How the resistivity of alloys compared to those of the pure metals from which they may have been formed. क्या होगा? The resistivity of an alloy is generally higher than that of the constituent metals. ये होता है। ठीक है? Come to the next question. Calculate the resistance of a metal of where 2 meter area of cross section दे दिया, resistivity भी दे दिया, बैठा भाई R equals to रो इंटू एल बाई ए में बैठा हो। यूनिट सारा चेक कर लेना, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, जितना सारा चीज है दिया पहले चेक करो। ठीक है, बस इसमें वैल्यू बैठा निकल जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। इफ ए पर्सन है 5 रजिस्टर each of value 1 by 5 ohm, then the maximum resistance he can obtain by connecting them. मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में निकलता है? सीरीज कनेक्शन में बाबू। ठीक है, तो सीरीज में लगाओ 5 को, 5 को सीरीज में लगाए तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो 5/5 दैट मीन्स 1 ओम हो जाएगा मैक्सिमम। ये बात याद रखना, सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, उनमें से कम आएगा। ठीक है, इफ ए पर्सन है 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वेयर इज डबल ऑन इट्स सेल्फ। ये वाला देखो, an electric iron has rating 750 watt and 220 volt, the current required, तो P is equal to फॉर्मूला क्या था? P is equal to VI था, तो I is equal to आएगा P by V, सिंपल फॉर्मूला बैठा है और मैथ हो गया। और क्या? 220 सॉरी 200 दिया है, इसको काटो निकल जाएगा आंसर। द रेजिस्टेंस ऑफ इज हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस को निकालो आप। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो R इक्वल्स टू आएगा वी स्क्वायर बाई पी, बैठा दो आंसर निकल जाएगा। एनर्जी कंज्यूम बाय द आयरन इन 2 आवर, बैठाओ यार, P E इज इक्वल टू P इंटू टी, बैठा दो, एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला यही है, तो इसमें बैठाओ तुम, पावर तो दिया है 750 इंटू 2 आवर, बैठा दो इतना वाट आवर आएगा, इससे 1.5 किलो वाट आवर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।